नमस्कार लोगों, तो कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री लेक्चर। तो देखो, अभी पिछले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपली हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी। आज हम देखते हैं कि किस तरह से इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या सिंपली बोला कि एलिमेंट्स को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। सिंपली इस तरह से क्लासीफाई करके चले गए। फिर सबसे अच्छी जो शुरुआत करी थी, सबसे स्टार्टिंग में वो करी हमारे डॉबनर बाबा ने। डॉबनर बाबा है 1817 में। उस टाइम पे बड़े कम एलिमेंट नॉन थे। आज तो 118 है, उस टाइम पे बहुत कम थे। ठीक है, तो उन्होंने सिंपली क्या करा, एलिमेंट्स को उठाया और उनको अरेंज कर दिया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से। बस उन्होंने तीन तीन एलिमेंट को अरेंज करा। उन्होंने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट के तीन ग्रुप बनाए। उन ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट थे तीन तीन, उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो देखो डॉबनर ने क्या करा, डॉबनर अरेंज एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स हैविंग तीन एलिमेंट्स और कॉल्ड डॉबनर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब तीन एलिमेंट्स वाले ग्रुप। ठीक है, तो उसने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट उठाए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी और उन्हें बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको उठाया, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। सिमिलरली उठाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। सिमिलरली हेलोजन को उठाया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो उसने सिंपली उठाया एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया, जिसको बोला डॉबनर ट्राइड। ठीक है, और तुम्हें मालूम होगा कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं ना। एटॉमिक मास यानी कि जो भी उस एटम का मास है। ठीक है, और उसने साथ ही साथ कौन सी बात बोली, उसने बोला कि जो भी मिडल एलिमेंट होगा ना, जो उसका एटॉमिक मास होगा, वो पहले और तीसरे एलिमेंट की एवरेज के इक्वल होगा। यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम कर दो, टू से डिवाइड कर दो तो उसके अप्रॉक्स होगा। ठीक है, साथ साथ उसने ये बोला था एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज ली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, कि जो भी मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के एवरेज के इक्वल होगा, लगभग एवरेज के इक्वल होगा। यानी कि पहले और दूसरे को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, लगभग इसके इक्वल आएगा। सिंपली उसने ये बातें बोली। उसने तीन तीन एलिमेंट उठाए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया और टोटल 9 ही एलिमेंट को अरेंज कर पाया था। जो सेकंड का एटॉमिक मास था पहले तीसरे के एवरेज के इक्वल आ रहा था। ठीक है, सिंपली वो ये बातें बोल के गया, लेकिन उसने स्टार्टिंग करी थी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की। 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया था, बट हाँ उसने एटलीस्ट स्टार्ट कर दी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। कहीं से स्टार्ट मिली पीरियोडिक टेबल को, जो स्टार्ट मिली अच्छी वाली वो डॉबनर से ही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डॉबनर ट्राइड, कि डॉबनर ट्राइड की लिमिटेशन क्या थी। जो भी उसने क्लासिफिकेशन करी उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहले तो सबसे बड़ी लिमिटेशन कि वो बस 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया था, जबकि इतने सारे एलिमेंट्स आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे एलिमेंट आते जा रहे थे वो डॉबनर ट्राइड में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आ रहे थे वो डॉबनर ट्राइड में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, और भी बहुत सा खामियां थी ना। नोबल गैस को फिट कर पाया था, है ना, कि नोबल गैसेस वगैरह आ गई थी, हाइड्रोजन हीलियम को नहीं फिट कर पाया। तो यानी कि बहुत सारी लिमिटेशन थी। इसने शुरुआत करी तो लिमिटेशन तो होनी है। तो ठीक है, इसकी सिंपली अभी के लिए हम बस ये लिख सकते हैं कि एक तो बस ये टोटल 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया और साथ ही जितने भी बाकी एलिमेंट आए जा रहे थे, डिस्कवर हो पा रहे थे, उन्हें अरेंज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हो गई डॉबनर की लिमिटेशन। देखो क्या हुआ था कि जब डॉबनर ने स्टार्ट कर दी थी तो एक्साइटमेंट हो गई थी साइंटिस्ट के ग्रुप में कि हम भी क्लासीफाई करेंगे। फिर उसके बाद जो अगले बाबा कौन थे, जॉन न्यूलैंड आए, जिन्होंने कौन सा लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ज़रा इसको देखते हैं अब ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन बाबा ने सिंपली क्या बोला, इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से। इन बाबा के टाइम तक ना 1866 तक 56 एलिमेंट नॉन हो गए थे, कि 56 एलिमेंट मिल गए थे, 56 एलिमेंट मिल गए थे। तो इन बाबा ने क्या करा कि जो भी 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते गए। जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया उनको अरेंज करते गए। इन्होंने क्या देखा कि पहला जो एलिमेंट था ना वो 8वें एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो उन्होंने क्या करा, 8वें एलिमेंट को पहले के साथ रख दिया। ठीक है, कि उन्होंने क्या देखा कि हर एक पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के साथ मैच कर रही थी। तो सिंपली वो पुट करते गए और उन्होंने क्या दे दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा गया, उसने ऐसा बोला कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट रिपीट करते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा रिपीट हो रहा है ना, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट रिपीट होते हैं ना, जिन्हें ऑक्टेव बोलते हैं, इस तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो देखो ज़रा, न्यूलैंड अरेंज्ड नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. He observed that every eighth element has property similar to first element, like octave found in music. He called it as law of octaves. ठीक है,
सिंपली उसने कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मैच कर रही है, जैसे कि सारे गाँव बादा निशा में होता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सिंपली। ठीक है, अभी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखेंगे तुम्हें और समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो उन्होंने उस टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने क्या करा, सिंपली चेंज करना स्टार्ट करा बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से। सबसे कम जैसे हाइड्रोजन का होता है, उससे ज़्यादा लिथियम का होता है, फिर बेरिलियम का होता है, फिर बोरोन का होता है। इस तरह से वो बढ़ते गए 7 एलिमेंट तक पहुँचे। जैसे ही आठवां एलिमेंट फ्लोरीन आया, तो उन्होंने देखा कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, तो उन्होंने इसके साथ ग्रुप कर दिया। फिर जैसे ही पहुँचे सोडियम के पास, फ्लोरीन से अगला कौन सा था, सोडियम को देखा तो सोडियम किससे मैच कर रहा था, लिथियम के साथ, तो उन्होंने उसको सोडियम से मैच कर दिया, क्योंकि लिथियम एलिमेंट कौन सा होता, सोडियम, तो उन्होंने लिथियम को सोडियम के साथ अरेंज कर दिया। सिमिलरली बेरियम से 8वां एलिमेंट कौन था, मैग्नीशियम, तो उन्होंने मैग्नीशियम को अरेंज कर दिया। तो उन्होंने जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाते गए, तो उन्होंने देखा कि पहला एलिमेंट है उसकी 8वें से मैच करिए। सिमिलरली सिंपली वो पुट करते गए, तो उन्होंने कुछ इस तरह से चलते गए, तो कुछ इस तरह से उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, अब देखो इसकी खामियां क्या क्या है, इसने भी काफ़ी कुछ बताया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बता पाना बड़ी अच्छी बात है। पर ये न्यूलैंड बाबा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। सबसे पहले तो मालूम है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 56 एलिमेंट नोन है ना, 56 एलिमेंट नोन है, इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे नहीं। जो हम मैंने टेबल बना दी है फिक्स है कि 56 एलिमेंट नोन है, इससे ज़्यादा कोई और आएगा ही नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं होगी। ठीक है, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इनकी ये थी। और दूसरी बात, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, इन्होंने टेबल तो पूरी दे दी थी कि जैसे कि ज़बरदस्ती बना के, बट ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कहाँ तक वैलिड था, अप टू कैल्शियम वैलिड था। इसका रीज़न क्या था कि कैल्शियम के बाद जो भी आठवां एलिमेंट आ रहा था, उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। कैल्शियम तक तो प्रॉपर्टी से मैच हो रही थी, बट उसके बाद प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। जैसे बोरोन एक नॉन मेटल है, क्रोमियम मेटल है, तो कुछ इस तरह से कैल्शियम के बाद से प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो सिंपली लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिडंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और वही वाली बात कि उसने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट नेचर में मिलने भी नहीं वाले। और आज की डेट में 50 के डबल से भी ज़्यादा एलिमेंट नॉन हो गए हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने बोला कि 56 के बाद और एलिमेंट आने ही नहीं वाले। ठीक है, और उसने क्या करा कि कुछ डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया था, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं खा रही थी, और फिर भी उनको एक साथ कर दिया कि फिट हो जाए, पीरियोडिक टेबल में फिट हो जाए। जैसे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कैसे हैं, हेलोजन, निकल ट्रांजिशन मेटल, हेलोजन के साथ फिट कर दिया। तो उसने क्या करा, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, बट फिर भी उन्हें अलग रख दिया था। जैसे तुम्हारा आयरन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बट फिर भी इनको अलग रख दिया। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच खा रही थी, फिर भी उनको अलग कर दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं खा रही थी, फिर भी उनको ज़बरदस्ती एक ही डिब्बे में बंद कर दिया। साथ ही साथ जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, सिर्फ ये लाइटर एलिमेंट तक ही वैलिड था, यानी कि जिनका एटॉमिक मास जैसे कम होता है, सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ वहीं तक वैलिड था, उसके बाद ये वैलिड नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये थी न्यूलैंड ऑक्टेव की बातें। इसने काफ़ी कुछ बता दिया था, बट फिर भी पीरियोडिक टेबल पे बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी था, क्योंकि एलिमेंट बढ़ते जा रहे थे, इतने एलिमेंट बढ़ते जा रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल में चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। इतनी अच्छी नींव रखी, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती। इसके बाद अगले मेंडलीव आए, फिर आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिनके हम आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी न्यूलैंड ऑक्टेव की बातें। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो डॉर्बनर के ट्राइड थे वो न्यूलैंड ऑक्टेव में भी आए थे? हाँ आए थे ना, जरा देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने पढ़ा था ना उसके अंदर, डॉर्बनर ट्राइड में, इसके अंदर भी आए वो। ठीक है बच्चों, तो सिंपली बात थी डॉर्बनर ट्राइड की और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कैसा भी डाउट होता है आप लोग प्लीज़ पूछे ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।